हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे पेंटियम प्रोसेसर के बारे में। पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर आया तो माइक्रो प्रोसेसर के फील्ड में ज्यादा चेंज हुआ। डेस्कटॉप पीसी में स्टार्टिंग में पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर सबसे अधिक यूज हुआ। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर 1993 में डेवलप किया। उसके बाद से काफी ज्यादा चेंजेज आए इसमें डेस्कटॉप पीसी में। उसके पहले तक जो प्रोसेसर थे बड़े थे और इसमें थोड़ा छोटे, बल्कि उतने नहीं रहते थे डेस्कटॉप पीसी में। और बहुत सबसे अधिक यूज हुआ इसी पेंटियम का। इस माइक्रो प्रोसेसर के आने के बाद, पेंटियम के आने के बाद से ज्यादा चेंजेस हुए। तो ये पेंटियम जो टर्म आया है 5 इससे बोलते हैं, क्योंकि इसके पहले जो सीरीज थी आपकी 8085, 8086, 80186, 80286, 80386, 80486, यहाँ तक की सीरीज थी माइक्रो प्रोसेसर्स की। देन 80586 था, जिसको बोल दिया गया पेंटियम। 5 पेंट के लिए आ गया टर्म, तो वहां से इसका नाम चेंज हो गया। सीरीज का जो नंबर में नेम था वो फिर किस में आ गया, पेंटियम नाम आ गया। तो पेंटियम यहाँ टर्म आ गया आपका, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर आया। फिर इसके बाद फिर पेंटियम 1 पेंटियम आ गया, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 तक सीरीज चली पेंटियम की। फिर और आगे माइक्रो प्रोसेसर आए, पेंटियम प्रो प्रोसेसर भी आए, पावर पीसीज भी आए, कुछ और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो उनके बारे में भी कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम आ रहे हैं पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो जब भी पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर की बात होती है तो ये CISC आर्किटेक्चर बेस्ड होता है। दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, एक होता है RISC, एक होता है CISC। RISC स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड CISC स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो CISC में हर तरह की वैरायटी के ऑपरेशन सोच के पूरा इंस्ट्रक्शन सेट बनाया जाता है कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसमें। कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन सा काम कर सकता है, सब कुछ, हर चीज उसमें कवर होती है। ज्यादा करके कंप्यूटर सब मार्केट में जो लेते हैं वो CISC बेस्ड ही होते हैं। और RISC क्या होता है, RISC में रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शन सेट्स कम होते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ CPU रजिस्टर्स बढ़ा देते हैं, मेमोरी एक्सेसिंग कम होती है, बहुत हाई परफॉर्मेंस के कंप्यूटर बनते हैं RISC के। वो स्पेशल पर्पज किसी काम के लिए बनाते हैं। किसी ने न्यूमेरिक वर्क ज्यादा करना है तो उससे रिलेटेड को प्रोसेसर बढ़ा दिया, इंस्ट्रक्शंस बढ़ा दिए, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स बढ़ा दिए, या फिर किसी को और कुछ करना है ग्राफिक्स का तो ग्राफिक्स वाला के इंस्ट्रक्शंस बढ़ा दिए। तो वो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, उन्हें RISC बोला जाता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। लेकिन ये जो पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर था आपका वो CISC था। एक चीज और इसमें था, ये सुपर स्केलर रहा। फर्स्ट टाइम सुपर स्केलर के इंट्रोडक्शन 1993 में पेंटियम के थ्रू हुआ। इसके पहले के माइक्रो प्रोसेसर से थोड़ा डिफरेंट था। सुपर स्केलर का मतलब ये हुआ कि मोर देन 1 फंक्शनल यूनिट एक साथ रन होते थे। एक से ज्यादा फंक्शनल यूनिट आ गए, मतलब एक ही कोर में डबल काम एक साथ होना शुरू हो गया। वैसे BIU तो पहले से ही अलग था, बेसिक इंटरफेस यूनिट, बट जो इसका एग्जीक्यूशन यूनिट था वो भी डबल हो गया, 2 और मोर देन 2 होने लगा। तो इसमें 2 है एक्चुअली पेंटियम में, इसके बाद 2 से ज्यादा भी होने लगे। तो इट मीन्स एक ही क्लॉक टाइम में 2 इंस्ट्रक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सुपर स्केलर की प्रॉपर्टी, दैट इज मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन सेम साइकिल में एक साथ एग्जीक्यूट हो, तो इसे सुपर स्केलर बोलते हैं। सुपर स्केलर का कॉन्सेप्ट इसके साथ और आ गया। और जो ये माइक्रो प्रोसेसर था ये 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, और इसकी जो डेटा लाइन्स होती थी वो 64 बिट की होती थी। इट मीन्स 30 to 30 बिट के 2 यूनिट्स के लिए चले जाती थी पूरी लाइन्स कंप्लीट। तो 2 इंस्ट्रक्शन अपना यूज होता था एक साथ, दोनों फंक्शनल यूनिट एक साथ काम करते थे एग्जीक्यूशन में। और इस माइक्रो प्रोसेसर में 3.3 मिलियन ट्रांजिस्टर्स अप्रॉक्सीमेटली थे। पूरा पैकेजिंग जो IC की थी वो अबाउट 3.3 मिलियन ट्रांजिस्टर्स की थी। और इसके साथ जो इसकी प्रोसेस टेक्नोलॉजी थी वो 0.35 माइक्रोन थी। 1 माइक्रोन इक्वल 10⁻⁶ आप जानते हैं। तो इट मीन्स इस IC में 2 ट्रांजिस्टर की बीच जो डिस्टेंस होगी वो 0.35 माइक्रोन थी। मीन्स IC की पैकेजिंग इस तरह की थी। ये सेटअप पूरा था, और ये पॉजिटिव 3.3 वोल्ट DC पे वर्क करता था माइक्रो प्रोसेसर। चलिए इसके और भी फीचर्स के बारे में बताएंगे क्या क्या हुआ। अब हम आते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम पहले देख लेते हैं, और फीचर को डिस्कस करने से पहले कि ब्लॉक डायग्राम में है क्या एक्चुअली। अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम पे देखें तो सबसे पहले तो यही दिख रहा है कि इस माइक्रो प्रोसेसर में आपके पास 2 कैश आ गए, ऑन चिप कैश रहे 8 किलोबाइट्स के, एक इंस्ट्रक्शंस के लिए और दूसरा डेटा के लिए। 2 कैश थे आपके, डेटा कैश एंड इंस्ट्रक्शन कैश। और ये TLB जो कैश मेमोरी है वो TLB ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है। तो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर की वजह से, TLB की वजह से, इसमें होता क्या है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर का काम, कि जो मोस्ट रिसेंटली यूज प्रोग्राम्स हैं उसका समरी रखते जाता है, जिससे बार बार फिर मेन मेमोरी से एक्सेसिंग न करना पड़े, टाइम बच जाए। TLB यही रहता है। जैसे इस तरह का आप समझ सकते हैं, जैसे आपने अभी आजकल देखते हैं वेबसाइट हमने विजिट की, जो विजिट किए रहते हैं उसका वो पूरा रिकॉर्ड ऊपर में वेब पेज जब ओपन करते हैं
गूगल का कुछ ओपन किया हमने फ्रंट पेज, तो उसमें वो सब दिख जाता है। ये हमने विजिट किया था 8-10 जो वेब पेज है, वो हिस्ट्री उसकी पड़ी रहती है वहीं पे। वहीं डायरेक्ट क्लिक करिए तो जल्दी से हो जाता है, सब्सक्राइब नहीं करना है, तुम्हारा टाइम बच जाता है। तो यही इसका है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, मीन्स इसके पहले जो बफरिंग हुई है कुछ चीज़ों के डेटा की वो यूज हो जाता है। ठीक है, तो पुराना जो इंस्ट्रक्शन यूज हुए हैं वो सब यूज होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट इसमें आ गया है। तो इवन इंस्ट्रक्शन का भी कैसिंग किया गया है इसमें, और डेटा का भी कैसिंग किया गया है। डेटा की कैसिंग की कब जरूरत पड़ती है? डेटा की कैसिंग की जरूरत पड़ती है जब हमने लूपिंग में यूज किया है। तो जो डेटा आया है अगला वाला इंस्ट्रक्शन आएगा, बार बार कोई डेटा कई बार लूप में यूज हो रहा है तब भी डेटा की जरूरत पड़ती है। ऐसे ब्रांच प्रेडिक्शंस भी इसमें किए गए, कई फीचर्स इसमें आएंगे, वो सब बता चलिए फीचर से देखना चाहे उसे देख सकते हैं। तो इन सब में यूज आएगा कि ऑन चिप जो कैश मेमोरी है इसने ज्यादा चेंज किया, 8 किलोबाइट का दोनों साइड था इसका। और इसके साथ आप देख सकते हैं ये BIU है, जो कि एज यूजुअल जो आपके माइक्रो प्रोसेसर में 8086 से ही स्टार्ट हो जाता है आपका। ये बस इंटरफेस यूनिट है, इसमें देख सकते हैं 64 बिट का डेटा बस, 32 बिट का एड्रेस बस और कंट्रोल बस की लाइन्स है। ये वाली इससे दोनों कैसे से कनेक्टेड है। एक और चीज है इसमें आपका APIC, एडवांस्ड प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। ये इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए एक APIC बना हुआ है, इस कंट्रोल के थ्रू ये आता है। अब देखिए और डिटेल में अब जाएंगे तो एक है आपका ब्रांच टारगेट बफर। ये ब्लॉक आप देख सकते हैं, ब्रांच टारगेट बफर। ये इसका काम होता है ब्रांच प्रेडिक्शन करना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मेनली मेन फ्रेम कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है कि ब्रांच का प्रेडिक्शन करना कि इस ब्रांच के बाद कौन सा यूज हो सकता है। तो उसको एडवांस में ही प्री फेचिंग, एंटीसिपेटरी फेचिंग कर देते हैं, एडवांस में ही ब्रिंग आउट कर देते हैं ऐसे इंस्ट्रक्शंस को, उसको रख देते हैं जिससे कि प्रोसेसर का टाइम बच जाए। क्योंकि मोस्ट टाइम टेकिंग प्रोसेस इन द कंप्यूटर ऑपरेशन इज द मेमोरी ऑपरेशन। इसलिए क्या करते हैं, जो ब्रांच टारगेट बफर का वर्क यही है, जो ब्रांच है अगला प्रेडिक्शन का वो चीज बफरिंग किया रहता है। ये कंट्रोल रोम होता है, रीड वाली मेमोरी यूज करते हैं EPROM। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है जो प्रेडिक्शन का यहाँ से आ ही रहा है कंप्लीट। यहाँ देखिए प्री फेच बफर, प्री फेचिंग मीन्स एडवांस में, एंटीसिपेटरी फेचिंग बोलते हैं, एडवांस में प्री करके। पाइपलाइन का भी कॉन्सेप्ट है इसमें, 808C से स्टार्ट हो गया था। तो पाइपलाइन के कॉन्सेप्ट की वजह से एडवांस में इंस्ट्रक्शंस आपके आए रहते हैं, प्री फेचिंग किए रहेंगे, तो उसका बफर है वो स्टॉक रहेगा, फिर वही यूज होता रहेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, फिर जाएंगे तो ब्रांच में अगला वाला ब्रांच का टारगेट है उससे एसोसिएटेड है। फिर ये कंट्रोल यूनिट है जो वो करता है मैनेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32 बिट का जो U पाइप और V पाइप के थ्रू 32 बिट का इंटीजर LU का डबल है, तो दोनों एक साथ पैरेलल में वर्क होता है, दो इंस्ट्रक्शन एक साथ रन होते हैं। और ये इंटीजर रजिस्टर्स की फाइल है मेंटेन रहती है। और ये डेटा कैश है, जो भी डेटा एक्सेस होना है दोनों का 32 बिट 32 बिट का, तो क्योंकि 64 बिट का आपका डेटा बस लाइन्स है तो डेटा कैसे इसलिए यूज होता है। ये TLB का बता दिया हमने। अब एक यूनिट आप ये देख सकते हैं APU यूनिट, इससे बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। जो रियल नंबर्स के ऑपरेशन होते हैं डेसिमल वाले, जैसे 3.14 इस तरह जो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सब, ये जो टाइम लेता है सबसे अधिक टाइम लेता है। इसीलिए जब सुपर कंप्यूटर की बात होती है तो वहां पे एक यूनिट यूज किया जाता है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक टाइम लेता है। आप ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में जब कोई मल्टीप्लीकेशन करता है तो अगर फ्लोटिंग पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लीकेशन दोनों फ्लोटिंग पॉइंट है, मल्टीप्लाई करने के बाद कहाँ पे डेसिमल लगाना होता है ये तो हम नॉर्मल लाइफ में देखते ही हैं। तो ऐसे में फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट सा होता है, उसका मल्टीप्लीकेशन डिफिकल्ट नॉर्मल लाइफ में भी होता है। नॉर्मल जो इंटीजर वाले अर्थमेटिक से, ये चाहे डिवीजन हो इसका, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, तो इसलिए FPU को ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए जब बात की जाती है सुपर कंप्यूटर्स की, ये तो हम पेंटियम की बात यहाँ पर कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स में जितने सुपर कंप्यूटर्स हैं उसमें भी जो ऑपरेशंस, जो सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर जो कैलकुलेट की जाती है वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन से की जाती है। तो वहाँ का यूनिट ही होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो उसी बेसिस पे, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड के बेसिस पे ही किसी सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी चेक की जाती है। तो जब अगर हम इसकी बात करें, हमारा कॉन्टेक्स्ट में पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर है, तो यहाँ पे एक फीचर है फ्लोटिंग पॉइंट के अलग से यूनिट है। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट के रजिस्टर्स है, इसमें एडर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर, ये सब यूनिट्स है इसमें पड़ी हुई, और जो कंप्लीट करते हैं FPU के रजिस्टर्स के थ्रू। तो ये भी एक अलग फीचर है जो कि इसको हाई स्पीडअप के लिए बहुत परफॉर्मेंस इसका कई गुना बढ़ा देता है एज कम्पेयर टू इंटेल 80486 माइक्रो प्रोसेसर। तो इसके और क्या क्या फीचर्स हैं, अभी सभी फीचर्स आप देख सकते हैं कि सुपर स्केलर आर्किटेक्चर होने का मतलब 2 एग्जीक्यूशन यूनिट होने से 2 इंस्ट्रक्शन एक ही क्लॉक साइकिल में 2 इंस्ट्रक्शन एक साथ रन हो जाते हैं, ये फायदा ये होता है। ऑन चिप मेमोरी फॉर कैश और डेटा है, इसलिए एडवांस में कैश और डेटा में रहता है मेमोरी। कैश को इस तरह से आप समझ सकते हैं, कैश मेमोरी को आप यहाँ पे हिस्ट्री स्टोर है और इस तरह से प्रोडिक्शन करके रखते हैं कैश में कि आप मान लीजिए बैंक में आपका पैसा है सबमिटेड,
आप डेली कुछ भी सब्जी खरीदना हुआ, स्टेशनरी परचेज करना हुआ, हर बार थोड़ी बैंक से पैसा उतना निकाल के देंगे। आप अपने वॉलेट में कुछ रख लेते हैं, पैसा निकाल के वहीं यूज करते हैं। इसको वॉलेट समझ लीजिए मेन मेमोरी का, रैम का, कि वो कैश में पड़ा रहेगा तो डेटा कुछ जो प्रिडिक्टिव डेटा पूरा फुल किए रहेंगे कैश। इसी तरह से इंस्ट्रक्शन भी किए रहेंगे, मैक्सिमम टाइम यहीं पे हिट हो जाए, कैश मेमोरी में मिल जाए, चाहे इंस्ट्रक्शन का कैश हो चाहे डेटा का कैश हो, यहीं वैल्यूज मिल जाया करें। मेमोरी को एक्सेस करने का जो टाइम है वो बच जाया करे। ये अपना कैश अपना मेमोरी से इंटरेक्ट करता रहेगा, वहां से आती रहेंगी वैल्यूज। तो ज्यादा करके 99% टाइम ये हिट हो जाता है, यही वैल्यू मिल जाती है, तो समय बहुत बच जाता है और परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाती है। ये फैसिलिटी है इसमें। ब्रांच का प्रेडिक्शन हमने बताया। ब्रांच प्रेडिक्शन मीन्स जैसे लूपिंग है या फिर और ब्रांचिंग है, जितने भी ब्रांच कंट्रोलिंग है, लूप कंट्रोल, केस कंट्रोल है, कौन सा ब्रांच यूज होगा, इसके बाद कौन कौन से डेटा यूज हो सकते हैं, उसका प्रोटेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस करते रहते हैं। इस तरह के एल्गोरिथम्स लगाई जाती है इसमें, जिससे कि अगला वाला क्या लाना है उसे ऑलरेडी लाके इंस्ट्रक्शन या डेटा में रखते जाते हैं। इस तरह का ब्रांच टारगेट बफर इस तरह के स्टॉक रखता है जो कि यहाँ पे सेंड करता रहता है। इससे इसका वर्क बहुत फास्ट हो जाता है। और इसका क्या है, हाई परफॉर्मेंस फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, क्योंकि ये पीयू यूनिट ही अलग बना दिया गया है तो इस पे स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जानी है इससे, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट में ज्यादा टाइम लगता है तो उसके लिए हाई परफॉर्मेंस के सभी रजिस्टर ऑपरेशन कर दिए जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, इससे स्पीड बहुत बढ़ जाती है। और नेक्स्ट है आपका कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसमें। इट मीन सीपीयू का कितना यूटिलाइजेशन हुआ वो भी चेक किया जा सकता है। और क्या चेक किया जाता है, कैश का हिट रेशियो कितना है, डेटा कैश का हिट रेशियो अलग से, इंस्ट्रक्शन कैश का हिट रेशियो अलग से है। इसमें ये कैलकुलेट होता, काउंटिंग से कैलकुलेट होता रहेगा कितने टाइम जो रेफरेंसेस जनरेट हुए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के, आउट ऑफ 100 कितनी बार वो यहीं पे हिट किया, कितनी बार नहीं किया, तो वो भी तुरंत कैलकुलेट किया जा सकता है, उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है इसमें। ये फीचर से पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर से स्टार्ट हुआ। इसी तरह से डेटा में जो भी डेटा प्रोडिक्शन किया गया था वो एडवांस बना के रखे हैं, वो मिल गया कि नहीं वो डेटा। रुपया तो है नहीं कि सब रुपया बराबर ही होता है, चाहे यहाँ रुपया हो चाहे वो, ये तो डेटा है तो हर डेटा अलग अलग भी होता है, प्रोडिक्शन से बस लाए रहते हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस भी हैं तो ये सब भी मॉनिटरिंग हो जाएगी। सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना है इन सब की मॉनिटरिंग हो जाएगी। इस तरह से पेंटियम ने ज्यादा रिवोल्यूशन लाया और डेस्कटॉप पीसी में सबसे अधिक यूज हुआ ये, इसके पहले वाले जो माइक्रो प्रोसेसर थे उसके कंपेयर में। फिर बाद में इसके एडवांस और वर्जन आए, लेकिन डेस्कटॉप पीसी के लिए सबसे अधिक यूज होने वाले में स्टार्टिंग में पेंटियम प्रोसेसर था। और उसमें ये जो फीचर्स थे इस वजह से चेंजेस है। तो इसकी शुरुआत जब हम कहेंगे पेंटियम की तो बस एक ही चीज है, इसने सुपर स्केलर फीचर स्टार्ट किया। जो सुपर स्केलर आर्किटेक्चर है यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये आप पूरा देख सकते हैं पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर जो कि 32 बिट का है और 64 बिट का इसका डेटाबेस है। थैंक यू।